वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस एग्जाम का जीके जीएस का क्वेश्चन। दोस्तों यह एग्जाम 8 जून, 9 जून और 10 जून के दोनों दो पालियों में होने वाले हैं, यानी टोटल 6 पालियों में। और हमारे द्वारा जो सेट कराए गए हैं उससे आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए एग्जाम देने से पहले उन प्रश्नों को आप एक बार जरूर देख कर जाएं। दोस्तों तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से जल संरक्षण और वर्षा जल संचय की एक अत्यंत उन्नत प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं, और यह एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर में विभाजित था। तो दोस्तों यह था धौलावीरा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक अत्यंत विशिष्ट नगर था। यहाँ पत्थरों से बने बड़े बड़े जलाशय मिले हैं। अन्य सभी हड़प्पा नगर केवल 2 भागों में, ऊपरी और निचली में बटे थे, लेकिन धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। दोस्तों हमारे द्वारा जो भी प्रश्न लाए गए हैं वह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए बनाया गया है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ सके। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे। संविधान की प्रस्तावना के मूल पाठ के अनुसार इन शब्दों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों इन शब्दों का सही क्रम है, पहले समाजवादी पद शब्द जोड़ा गया था, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। दोस्तों हमारे द्वारा आपके एग्जाम तक आज 7 तारीख है, आज इवनिंग में आपको एक सेट मिलेगा और कल मॉर्निंग में एक सेट मिलेगा, और इन सभी सेटों को मिलाकर टोटल हमारे द्वारा 19 सेट आप लोगों को करवाया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यदि इन 19 सेटों को आप देख लेते हैं तो 30+ स्कोर आप हमारे सेट के द्वारा कर सकते हैं। इसलिए एग्जाम देने से पहले आप एक बार इन सेट को एक बार जरूर से जरूर देख कर जाएं। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में प्रभुत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य किया गया। राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों और उनके आयोजन स्थलों के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे सुमेलित देखते हैं, कैलाश मेला आगरा में लगता है, ये सही मिलान किया हुआ है। सैयद सलार मसूद गाजी मेला बहराइच में लगता है, ये सही मिलान किया हुआ है। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में लगता है, ये भी सही है। सोरा मेला जो है मथुरा में नहीं लगता है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे सोरा मेला जो है यह सुकूर क्षेत्र यानी सोरो मेला उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में लगता है, जो तुलसीदास जी की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। मथुरा में मुड़िया पूर्णिमा और कंसवध मेला लगता है। बाकी तीनों युग्म सही सुमेलित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी की सहायक नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पे गोदावरी की सहायक नदी कौन नहीं है ये देखते हैं। तो प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है, इंद्रावती भी सहायक नदी है गोदावरी की, मंजीरा भी सहायक नदी है, पर भीमा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। भीमा जो है यह तुंगभद्रा, मूसी, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। गोदावरी नदी दक्षिण की प्रमुख सहायक नदियों में पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा ये तीनों मिलकर प्राणहिता बनाती है। इंद्रावती और मंजीरा शामिल है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में किस खनिज और विटामिन की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है? तो दोस्तों वह विटामिन है कैल्शियम और विटामिन के की आवश्यकता होती है। दोस्तों यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक
जरूर करें। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आने के लिए हमारा वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख कर जाएँ। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रक्त का थक्का जमने के लिए शरीर में विटामिन के जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बनाता है और कैल्शियम आयन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी कमी से होने पर खून बहना बंद नहीं होता। प्लेटलेट्स कोशिकाएं भी इसमें मुख्य भूमिका निभाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के आर्थिक इतिहास बहुचर्चित गरीबी हटाओ का नारा और आत्मनिर्भर की प्राप्ति मुख्य रूप से किस पंचवर्षीय योजना के अधिकारी लक्ष्य थे? तो दोस्तों यह लक्ष्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 79 का ड्रॉप डी धर द्वारा तैयार किया गया था, इसी योजना में गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा दिया गया था। हालांकि मोरारजी देसाई की जनता सरकार ने इसे 1978 में ही 1 साल पहले समाप्त कर दिया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किए गए बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर राजा ने किया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल से निकलकर पूरे देश में फैला था। इसका नेतृत्व पुणे बम्बई में बाल गंगाधर तिलक ने, पंजाब में लाला लाजपत राय ने और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने और दिल्ली में सैयद हैदर राजा ने किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप नोट कर लेंगे और एग्जाम देने से पहले इन सभी को एक बार जरूर देख कर जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्थित भारत सरकार के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। यहाँ पे देखते हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था लखनऊ में स्थित है, ये सही मिलान किया हुआ है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था ये मखदूम मथुरा में स्थित है, ये भी सही है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था ये कानपुर में नहीं है, ये गलत है, यानी कि 1 और 2 सही मिलान किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था यह कानपुर में नहीं बल्कि लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में विश्व विज्ञान IITR और औषधि अनुसंधान CDRI भी है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था लखनऊ में है और बकरी अनुसंधान संस्था मथुरा में है, यानी दोनों सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाने वाली सुरक्षात्मक ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस वैज्ञानिक इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ओजोन परत डॉप्सन के द्वारा मापा जाता है, यानी डॉप्सन इसकी इकाई है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। एक समान स्वास्थ्य ओजोन परत की मोटाई लगभग 300 DU होती है। जब यह 220 DU से नीचे गिर जाती है तो इसे ओजोन छिद्र कहा जाता है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% भी पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 का सब्क्ला 1 के तहत नागरिकों को मूल रूप से 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें से किस स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो दोस्तों वह अधिकार है संपत्ति को अर्जन, धारण और निपटाने की स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19 का A1 का सब्क्ला F के तहत अनुच्छेद 31 से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 301 के तहत केवल एक विधि कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत केवल 6 स्वतंत्रताएं शेष है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भौतिक विज्ञान के प्रकाशिकी नियमों के अनुसार मोटर वाहनों के पीछे दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और इसका मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? तो दोस्तों इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है और यह हमेशा सीधा व छोटा प्रतीत होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है।
हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसके बराबर की ओर उभरे होने के कारण यह एक बहुत बड़े क्षेत्र को छोटे से शीशे में कवर कर लेता है। विस्तृत दृष्टि क्षेत्र जिससे ड्राइवर का पीछे का पूरा ट्रैफिक आसानी से दिख जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग डेंटिंग्स और हेडलाइट में होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के डिजिटल सुधारों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक संचार जैसे ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस को सूचना देकर दर्ज की जाने वाली EFIR के संबंध में कौन सी विधिक अनिवार्य जोड़ी गई है। तो दोस्तों यह जोड़ा गया है EFIR दर्ज होने पर के 3 दिन यानी 72 घंटे के भीतर शिकायतों कर्ता को थाने जाकर उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे। BNSS की धारा 173 के तहत अब घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक रूप से FIR दर्ज कराई जा सकती है, लेकिन इसका दुरुपयोग रोकने के लिए यह कानून बनाया गया है कि सूचना देने वाले शिकायतकर्ता को 3 दिन यानी 72 घंटे के भीतर संबंधित पुलिस थाना जाकर उस EFIR पर अपने भौतिक हस्ताक्षर करने होंगे, तभी उसे विविध FIR का दर्ज मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत के किस तुगलक सुल्तान को उसकी अत्यधिक महत्वाकांक्षी लेकिन असफल योजनाओं जैसे राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित करना और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन के कारण इतिहास में पढ़ा लिखा मूर्ख या पागल सुल्तान भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो जौना खान दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक शिक्षित और विद्वान सुल्तान था, उसे खगोल शास्त्र, गणित और चिकित्सा का गहरा ज्ञान था, लेकिन उसकी सभी 5 प्रमुख योजनाएं दोआब के कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, फुरसाना अभियान और कराचील अभियान बुरी तरह विफल रही, क्योंकि उसने इन्हें बिना दूरदर्शी के लागू किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के भूगोल में द्वीपों के जल विभाजन के संबंध में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 10 डिग्री चैनल किन 2 प्रमुख द्वीपों समूहों को एक दूसरे से अलग करता है। तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार को अलग करता है। दोस्तों ये आपको ट्रिक से याद करना है कि 10 रुपया में क्या मिलता है, तो 10 रुपया अभी लिटिल को दिया जाता है, बच्चा को दिया जाता है, और वह 10 रुपया में कार से जाना चाहता है। इस तरह आप इस ट्रिक से आपको याद कर लेना है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि 10 डिग्री अक्षांश रेखा पूरे अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप से अलग करती है। अगर द्वीपों का सटीक नाम पूछा जाए तो यह अंडमान से दक्षिण द्वीप लिटिल अंडमान और निकोबार से सबसे उत्तरी द्वीप कार निकोबार के बीच से गुजरता है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डक्कन पैसेज है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय कराधान व्यवस्था के अंतर्गत लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली भारत के किस कर संचार मॉडल को अपनाया है। तो दोस्तों यह अपनाया गया है दोहरा GST मॉडल कनाडा की तर्ज पर। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि बार बार यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसलिए इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि भारत के संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए यहाँ डुअल GST मॉडल अपनाया गया है, जो मूल रूप से कनाडा से प्रेरित है। इसके तहत किसी वस्तु की बिक्री पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक साथ कर लगाते हैं, जिसे क्रमशः CGST सेंट्रल GST और SGST यानी स्टेट GST कहा जाता है। अंतर्राज्यीय बिक्री पर IGST लगता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि जनसंख्यिकी यानी कि 2011 का जो था आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत राज्य में सर्वाधिक है। तो दोस्तों यह है सोनभद्र। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जनजातियों की कुल आबादी बहुत कम लगभग
0.57% है, लेकिन राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक प्रतिशत लगभग 20.7% है। दोनों ही मामलों में सोनभद्र जिला पहले स्थान पर है। यहाँ अंगरिया, चेरो, पनिका आदि जनजाति पाई जाती है। इसके विपरीत बागपत में एसटी की संख्या सबसे कम है। हमारा अगला प्रश्न है कि रसायन विज्ञान में दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले खाद्य पदार्थों और उसमें प्राकृतिक रूप में से पाए जाने वाले कार्बनिक अम्लों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, सिरका एसिटिक अम्ल से संबंधित है, ये सही बात है। इमली और अंगूर टार्टेरिक से संबंधित है, ये भी सही है। टमाटर और पालक ऑक्जेलिक अम्ल से संबंधित है, ये भी सही है। चींटी मधुमक्खी का डंक साइट्रिक अम्ल से नहीं होता है, ये फॉर्मिक अम्ल से होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप चींटी और मधुमक्खी बिच्छू का डंक फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण डंक लगने पर तेज जलन होती है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विधि कथन सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पे सत्य कथन डायरेक्ट देखते हैं। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी विधिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है, लेकिन न्यायालय राय देने के लिए और राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से विधिक सलाह लेने का अधिकार देता है। यदि मामला संविधान लागू होने से बाद का है तो कोर्ट सलाह देने से इनकार कर सकता है। जैसे अयोध्या विवाद में कोर्ट ने राष्ट्रपति को सलाह देने से मना कर दिया था। इसी तरह राष्ट्रपति भी कोर्ट की सलाह मानने के लिए विविध रूप से बाध्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कि पर्यावरण और पारिस्थितिक संरक्षण विधेयकों के अंतर्गत जीवों और वनस्पति उनके प्राकृतिक आवास से बाहर किसी विशेष सुरक्षित स्थान पर ले जाकर संरक्षित करने की विधि बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसका उदाहरण कौन नहीं है, तो यहाँ पे चिड़ियाघर उदाहरण है, वनस्पति उद्यान उदाहरण है, क्रायो प्रिजर्वेशन उदाहरण है, पर राष्ट्रीय उद्यान उदाहरण नहीं है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जीवों को उनके खुद के प्राकृतिक जंगल आवास में ही सुरक्षित रखना स्वस्थान संरक्षण कहलाता है, जिसके उदाहरण है राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व। जब जीवों को जंगल से बाहर लाकर रखा जाता है, जैसे चिड़ियाघर, बीज बैंक, बॉटनिकल गार्डन, तो इसे एक्सस्यूट कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एग्जाम्पल साइट कहते हैं, स्यूट कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र के भूगोल में वह कौन सी प्रमुख नदी है जिसका उद्गम किसी हिमालयी ग्लेशियर या प्रायद्वीपीय पठार से नहीं होता, बल्कि वह राज्य के पीलीभीत जिले में स्थित एक मैदानी दलदल फुलहर झील या गोमत ताल से निकलती है। तो दोस्तों यह होता है गोमती नदी का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गोमती उत्तर प्रदेश की एकमात्र प्रमुख नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। यह पीलीभीत फुलहर झील से निकलती है और लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जैसे प्रमुख शहरों से होते हुए गाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जैन धर्म के प्रमुख मुख्य दार्शनिक सिद्धांतों के अंतर्गत कर्म बंधों से मुक्त के लिए बताए गए त्रिरत्न निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है ये पूछा गया है। तो साम्यक दर्शन शामिल है, साम्यक ज्ञान शामिल है, साम्यक चरित्र शामिल है, लेकिन साम्यक आजीवक शामिल नहीं है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जैन धर्म में त्रिरत्न जो का अर्थ होता है साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक चरित्र यानी आचरण। साम्यक आजीविका जो है जैन धर्म का नहीं बल्कि महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग का एक हिस्सा है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव स्वास्थ्य और संक्रामकों रोगों के चिकित्सा विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण नहीं होती है, बल्कि वह विषाणु जनित रोग है। तो दोस्तों वह बीमारी जो है वह है, यहाँ पे देखेंगे खसरा। खसरा जो है जीवाणु जनित नहीं है, ये विषाणु जनित है। टाइफाइड जो है जीवाणु है, तपेदिक जीवाणु है, टाइफाइड जीवाणु है और हैजा जीवाणु से होता है। खसरा जो है विषाणु से होता है। यहाँ इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे खसरा, रेबीज,
पोलियो, डेंगू, एड्स, कोविड-19 के सभी विषाणु के होने वाले लक्षण हैं, जबकि तपेदिक, टाइफाइड और हैजा ये सभी जीवाणु के कारण होने वाली बीमारियां हैं, जिसका इलाज एंटीबायोटिक्स से किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संविधान के 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य क्षेत्र के लिए कुल कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसमें जो है टोटल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 243G और 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को कृषि, ग्रामीण विकास, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा से जैसे कुल 29 विषय सौंपे गए हैं, जिन पर वे काम कर सकते हैं। नोट 74वें संविधान संशोधन नगर पालिकाओं की 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। दोस्तों इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% एक प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए इसको आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के भौगोलिक वितरण और जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल एक शीत मरुस्थल का प्रमाणिक उदाहरण है? तो दोस्तों वह है कलाहारी मरुस्थल, जो दक्षिण अफ्रीका बोत्सवाना में है। यह शीत मरुस्थल का उदाहरण है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मरुस्थल केवल गर्म नहीं होते, जहां बारिश बहुत कम होती है। वह मरुस्थल गोबी मरुस्थल चीन, मंगोलिया में एक उच्च अक्षांशीय पठार स्थित है, जहां सर्दियों में तापमान अत्यधिक माइनस में चला जाता है। भारत का लद्दाख, अंटार्कटिका और पेटागोनिया, अर्जेंटीना भी शीत मरुस्थल के उदाहरण हैं। अटाकामा दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में वर्ष 1939 में बहुचर्चित त्रिपुरी संकट के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। उनके इस्तीफा के बाद कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दोस्तों इनके इस्तीफा के बाद कांग्रेस का नया अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1939 के त्रिपुरी में जो जबलपुर मध्य प्रदेश अधिवेशन के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सिद्धारमैया को हरा दिया था, लेकिन गांधी जी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी से गतिरोध के चलते सुभाष बाबू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। विवाद को सुलझाने के लिए उनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शेष कार्यालय के अध्यक्ष बनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे इस सेट में हमने आपको 25 क्वेश्चन बताए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे आपके एग्जाम में 5 से 10 मार्क्स तक जरूर पूछे जा सकते हैं। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और आज शाम में हमारे द्वारा एक सेट लाया जाएगा, जो कि 7 बजे के आसपास सेट आएगा। उस सेट से आपके एग्जाम में भी 10 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे उस सेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाएं, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन का वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते मिल जाए। तो दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।